जो हमारा संविधान है उसमें जो आपात उपबंध दे रखे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल हमारे जो संविधान का भाग 18 है उसमें अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक जो है वो हमारे आपात उपबंध से संबंधित है। 352 से 360 जो संविधान का जो भाग 18 है उसमें तीन तरह का आपातकाल का वर्णन दिया गया है। उसमें पहला है अनुच्छेद 352 जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरा 356 जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन जो लगता है। और 360 जब देश की वित्तीय कंडीशन खराब होती है तो अनुच्छेद 360 लगता है। और जब से देश हमारा आजाद हुआ है हमारे देश में 360 अनुच्छेद का प्रयोग कभी नहीं हुआ। 352 और 356 का प्रयोग हुआ है। तो 352 जो राष्ट्रीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। तो आज उनमें से हम जो 352 अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल है उस पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 352 पर जो हमारे संविधान के लिखने वाले थे, संविधान के जो निर्माण करने वाले लोग थे, उनका मेन उद्देश्य इसमें जोड़ने का जो आपातकाल जोड़ने का जो था, मेन उद्देश्य ये था कि भाई जो हमारा संविधान है, हमारा देश है जो, उसकी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा और उसकी लोकतांत्रिक राजनीतिक जो व्यवस्था है, अगर उसमें कहीं पे भी चोट आ रही है तो उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने ये व्यवस्था की थी। और ये व्यवस्था दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं है कि संघात्मक ढांचे से बिना कोई औपचारिक संशोधन किए संविधान में कोई औपचारिक संशोधन नहीं करना है। जैसे ही ये तीनों अनुच्छेद में से कोई अनुच्छेद लागू होता है, हमारा जो संविधान का ढांचा है वो संघात्मक से एकात्मक में बदल जाता है। तुरंत कुछ नहीं संशोधित करना, संविधान का ढांचा संघात्मक से एकात्मक में बदल जाता है। और ये यूनिक फीचर है हमारे संविधान का, दुनिया के किसी संविधान में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अमेरिका संघ वहां संघात्मक अमेरिका में व्यवस्था है, लेकिन इस तरह से वहां चेंजिंग नहीं होते जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात कंडीशन में हमारा जो संविधान का पूर्ण ढांचा जो संघात्मक है वो एकदम बिल्कुल एकात्मक रूप ले लेता है और राज्य की सारी शक्तियों का नियंत्रण केंद्र के हाथ में चला जाता है। तो उसी पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या है, घोषणा। जो हमारा अनुच्छेद 352 है उसकी घोषणा के आधार क्या है। हम ऐसे तो कहीं घोषणा कर ही नहीं देंगे कि भैया आज राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। तो उसमें 3 कंडीशन दी गई हैं। पहला, युद्ध। अगर किसी से युद्ध हो रहा है तो उस आधार पर भी राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। दूसरा है युद्ध हो गया। दूसरा बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण वो भी होगा अगर हमारे देश पर किसी ने हमला कर दिया तो हम आपातकाल, राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल घोषित कर सकता है। तीसरा, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जो था हमारे संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक गड़बड़ी शब्द था। तो उसी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो 1975 में कांग्रेस सरकार, जो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उस आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इमरजेंसी लगाई थी, जो आपातकाल लगाया था, अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया था। तो उसको जब मोरारजी की सरकार आई तो उन्होंने 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा उस आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया। आंतरिक गड़बड़ी हटा करके वहां पे क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह। यानी हमारे देश में अगर कोई सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र के साथ अगर विद्रोह शुरू हो जाएगा तो वहां पे हम राष्ट्रीय आपात लगा, मतलब हमारे जो राष्ट्रपति है उसे राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार है, वो राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। तो जो युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है उसे हम कहते हैं बाह्य आपातकाल। और जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जाता है उसे कहते हैं हम आंतरिक आपातकाल। तो ये हो गई घोषणा के आधार। ये घोषणा संपूर्ण देश या किसी
उसके किसी हिस्से पर लागू हो सकती है, या तो संपूर्ण देश में लागू हो सकती है या उसके किसी भाग पर लागू हो सकती है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश जो हमारी 1975 में जो इमरजेंसी लागू हुई थी, तो वो जो हमारी प्रधानमंत्री थी उन्होंने केवल राष्ट्रपति से सलाह लेकर के उसे इमरजेंसी को लागू कर दिया गया था, आपातकाल को लागू कर दिया था। लेकिन जब बाद में सरकार बदली तो हमारे मोरारजी सरकार जो थी उसने 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये व्यवस्था कर दी कि भाई राष्ट्रपति शासन वो राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल की संस्तुति के बिना नहीं लगाया जा सकता। मंत्रिमंडल जब तक उसकी संस्तुति नहीं कर देगा, उसकी सिफारिश नहीं कर देगा, तब तक राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं लगा सकता। उसके पूरे मंत्रिमंडल की उसकी कैबिनेट की बैठक होगी और वो उसकी सहमति अगर उसकी होगी तभी वो राष्ट्रीय आपात का लगेगा। पहले ऐसा नहीं था। उसके बाद संसदीय अनुमोदन। अब राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी कि भाई किसी ने आक्रमण कर दिया, ऐसा सशस्त्र विद्रोह हो गया या युद्ध हो गया, तो राष्ट्रपति ने कैबिनेट की सलाह से क्या कर दिया, आपातकाल घोषित कर दिया। लेकिन उस आपातकाल जो घोषणा हुई है, राष्ट्रपति की जो घोषणा हुई, उस घोषणा के एक माह के अंदर, एक महीने के अंदर दोनों सदनों से, राज्यसभा प्लस लोकसभा, दोनों सदनों से उसे विशेष बहुमत से अनुमोदित कराना अनिवार्य है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से एक माह के अंदर अनुमोदित कराना अनिवार्य है। पहले ये पीरियड 2 माह का था, लेकिन जे भी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस 2 माह को घटा करके 1 माह कर दिया। 1 महीना के अंदर दोनों संसद के दोनों सदनों से इसको अनुमोदन कराना अनिवार्य है 1 माह के अंदर। लेकिन उसमें अब एक कंडीशन है, जैसे हमारी लोकसभा है, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, लोकसभा हो सकता है राष्ट्रपति ने घोषणा करी और हमारी लोकसभा भंग हो गई, या हो सकता है उद्घोषणा करी उससे पहले लोकसभा भंग हो गई। तो अगर लोकसभा पहले भंग हो गई या उसके उद्घोषणा के 1 महीने के अंदर भंग हो गई, उद्घोषणा का 1 महीना नहीं हो पाया, उससे पहले लोकसभा भंग हो गई, तो अगली लोकसभा के गठन के बाद, अगली लोकसभा के गठन के 30 दिन तक वो राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा। अगर वो गठन के बाद 30 दिन तक अगर वो अनुमोदन नहीं करती है तो वो जो घोषणा है वो रद्द मान ली जाएगी। अगर लेकिन उससे पहले 30 दिन तक जब ही जारी रहेगी जब उसका राज्यसभा द्वारा अनुमोदन कर दिया जाए। अगर राज्यसभा अनुमोदन नहीं करती है तो भी वो रद्द हो जाएगी, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी है, राज्यसभा से तो करा ही सकते हैं। फिर उसके बाद जब लोकसभा गठित हो जाएगी तो उसे 30 दिन के अंदर, गठित होने की पहली मीटिंग जो होगी उसके 30 दिन के अंदर उसे अनुमोदन करना अनिवार्य होगा। और इसके बाद क्या होता है हमारा ये, उसके बाद जो इसका अनुमोदन जो होता है दोनों सदनों का, ये 6-6 महीने के बाद, अभी अनुमोदन करा लिया, फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर दोनों सदनों से अनुमोदन कराना और विशेष बहुमत से अनुमोदन कराना अनिवार्य है। विशेष बहुमत का मतलब टोटल सदस्य का कुल बहुमत प्लस जितने सदस्य उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत। टोटल का तो बहुमत होना ही चाहिए, प्लस जो उपस्थित है उनका भी 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो ये विशेष बहुमत के आधार से अनुमोदन कराना अनिवार्य है। उद्घोषणा की समाप्ति। उद्घोषणा की समाप्ति राष्ट्रपति जब चाहे तो कर सकता है, उसके लिए संसद की कोई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर लोकसभा इसके जारी रहने का प्रस्ताव रद्द कर दे, जैसे 6-6 महीने के बाद अनुमोदन कराना, अब 6 महीने बाद अनुमोदन कराया और लोकसभा ने उसको अनुमोदन को रद्द कर दिया, तो भी उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। या लोकसभा जो है लिखित रूप से नोटिस दे दे, लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित रूप से राष्ट्रपति या स्पीकर को, जब सदन चल रहा है, संसद चल रही है तो स्पीकर को, या संसद नहीं चल रही है, सत्रावसान चल रहा है, तो राष्ट्रपति को लिखित रूप से दे देता है, लिखित रूप से लोकसभा के 1/10 सदस्य दे देते हैं, तो 14 दिन के अंदर मीटिंग बुला करके उसका अनुमोदन अगर रद्द कर दिया जाता है तो वो घोषणा वो समाप्त कर दी जाएगी। और ये व्यवस्था पहले हमारे संविधान में नहीं थी, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद इसके प्रभाव क्या होते हैं? प्रभाव क्या होते हैं? देखिए, जो उद्घोषणा समाप्ति की बात हो रही है, उद्घोषणा समाप्ति, एक तो उद्घोषणा जब लागू होगी उसके बाद अनुमोदन कराना दोनों सदनों से, और समाप्ति अनुमोदन कराना, तो इसमें 2 अंतर हैं विशेष तौर से। देखिए, जब हम उद्घोषणा
उद्घोषणा जब जारी हो रही है तो उसका अनुमोदन कराना है तो हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कराना अनिवार्य है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। लेकिन अगर उद्घोषणा समाप्ति की बात हो रही है तो उसमें केवल लोकसभा अगर समाप्ति का अनुमोदन कर देगी तो उद्घोषणा समाप्त। दूसरा, उद्घोषणा की जो जारी रहने का अनुमोदन है उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है दोनों सदनों से, विशेष बहुमत। लेकिन उसकी समाप्ति के लिए लोकसभा की जरूरत है केवल, और वो भी साधारण बहुमत से। अगर लोकसभा उसके अनुमोदन को रद्द कर देती है, उसके जारी रहने की प्रक्रिया को उसको रद्द कर देती है अनुमोदन को, तो वो समाप्त हो जाएगी साधारण बहुमत से। ये दो अंतर है जारी रहने में और उसके अनुमोदन को समाप्त करने में। उसके बाद इसका क्या होता है प्रभाव। प्रभाव क्या होता है, केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध पर विशेष तौर से इसका प्रभाव होता है। पहला क्या है, कार्यपालक प्रभाव। कार्यपालक क्या प्रभाव, जितनी भी कार्यपालक शक्तियां जो राज्य की होती हैं वो केंद्र के नियंत्रण में पहुंच जाती हैं, लेकिन जो राज्य की कार्यकारी शक्तियां होती हैं, कार्यपालक शक्तियां होती हैं, वो निलंबित नहीं की जा सकती। उनका अधिकार जो होता है केंद्र के नियंत्रण में चला जाता है, लेकिन वो जो उसकी कार्यपालक शक्तियां हमको अब केंद्र अपने नियंत्रण में ले लेता है, लेकिन उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद विधायी शक्तियां, विधायी संबंध में क्या फर्क पड़ेगा कि भाई संविधान का जो ढांचा है वो संघात्मक से एकात्मक में बदल गया। सीधी सी बात, सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची सब केंद्र के अंडर में चली गई और सारी तीनों सूचियों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला गया, केंद्र के पास। और उस समय वो किसी भी सूची पर कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन जो उसने कानून बनाया वो उद्घोषणा जो राष्ट्रपति की होगी उसके समाप्ति के 6 माह तक ही लागू रहेगा। केंद्र ने कोई राज्य सूची पे अगर कानून बनाया है तो अगर राष्ट्रपति की घोषणा समाप्त हो जाती है, जो उसकी आपातकालीन घोषणा समाप्त होने के 6 महीने तक ही वो कानून जो उसने बनाया है केंद्र ने राज्य सूची पर 6 महीने तक ही वो लागू रहेगा, उसके बाद वो कानून खत्म। उसके बाद क्या है, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां जो क्या है, वित्तीय शक्तियां जो है इसमें राष्ट्रपति जो है, जो संवैधानिक रूप से जो शेयर है राज्यों का, जो वित्त में शेयर है राज्यों का, जो वित्त आयोग के अनुसार जो उसका शेयर होता है राज्यों का, उसको वो कम अथवा समाप्त कर सकता है, कम भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है, इसमें कुछ नहीं कर सकता राज्य। उसके बाद क्या है, वित्तीय ये हो गई हमारी केंद्र राज्य संबंध के प्रभाव पर। उसके बाद लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल पर, अगर पूरे देश में हो रहा है तो लोकसभा के कार्यकाल पर, अगर किसी भाग में अगर ये लागू हो रहा है तो विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको एक साल बढ़ाया जा सकता है। 1 साल बढ़ गया, फिर 1 साल बढ़ाया दिया, जैसे कि हमारे 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो एक साल करके 2 बार लोकसभा का कार्यकाल 75 से 76, 76 से 77 तक बढ़ाया गया था। तो उसके बाद क्या आता है हमारा मूल अधिकारों पर प्रभाव। मूल अधिकारों पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद 352 का। इसमें हमारे 2 अनुच्छेद हैं, 358 और 359। अनुच्छेद 358 और 359 के अनुसार मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे हम देखते हैं। देखिए 358, जैसे ही राष्ट्रपति ने घोषणा की, राष्ट्रपति की घोषणा हुई कि भाई देश में राष्ट्रीय आपात घोषित हो गया, अनुच्छेद 352 लागू हो गया, तो उसकी घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 358 लागू हो जाता है। अनुच्छेद 358 हमारा जो क्या नाम है, अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। अनुच्छेद 19 में हमारे मौलिक अधिकार के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। तो उसमें क्या है, 358 के तहत वो अनुच्छेद 19 जो है रद्द किया, उसके मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं और ये अपने आप ही लागू होता है। जैसी घोषणा होती है अनुच्छेद 358 लागू, और 359 लागू होने का मतलब अनुच्छेद 19 निलंबित। अनुच्छेद 19 खत्म नहीं होता, वो निलंबित हो जाता है, और जैसे राष्ट्रीय आपात हटेगा वो पुनर्जीवित हो जाएगा अनुच्छेद 19। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था कर दी कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही अनुच्छेद 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उन्हें निलंबित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 को
निलंबित नहीं किया जा सकता। जो अनुच्छेद 358 के तहत जो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के तहत जो अनुच्छेद 19 के जो मौलिक अधिकार हैं उनको खत्म किस आधार पर किया, वो उनको निलंबित किस आधार पर किया जा सकता है, किस पे, बाह्य आक्रमण के आधार पर या युद्ध के आधार पर। आंतरिक जो हमारा सशस्त्र विद्रोह है उसके आधार पर नहीं किया जाता। अब आते हैं 359 पर। जितने और मौलिक अधिकार हैं वो 359 के अनुसार राष्ट्रपति उन्हें समाप्त कर सकता है। और जो हमारी 75 में 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसमें सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। तो अनुच्छेद 359 जो है इसमें बाकायदा राष्ट्रपति को अलग से मेंशन करना पड़ता है। जो उसकी उद्घोषणा होती है उसमें ये घोषणा करनी पड़ती है कि अनुच्छेद 59 के तहत कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित किए गए, कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित किए गए। और उसमें 1975 में सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। यहाँ तक कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 तक जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे जीवन का अधिकार है, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। यानी उस समय जो सुरक्षा बल जो पुलिस थी किसी के गोली मार देती और उसकी मृत्यु हो जाती तो उसकी कोई किसी कोर्ट में कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो सकती थी, जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो मोरारजी सरकार थी उसने फिर एक संशोधन किया और उसमें क्या किया कि 359 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा में दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 जो अपराध दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 21 जो है वो हमारी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को रद्द नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति इनको निलंबित नहीं कर सकता। तो ये था हमारा अनुच्छेद 352 के तहत। और जो हमारे देश में ये 3 बार लग चुका है। नेफा में लगा था 1962 में, 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, 1975 में लगा था। तो जो 62 और 71 वाला जो था वो बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर लगा था। जब चीन से 62 में युद्ध हुआ था, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब लगा था। और 19 जो 62 वाला था वो 68 तक जारी रहा और 71 वाली जो उद्घोषणा थी वो समाप्त नहीं हो पाई थी जब तक 75 में उद्घोषणा हो गई। और दोनों मार्च 77 में 71 और 75 वाली दोनों घोषणाएं एक साथ समाप्त हुई। लेकिन जो पहली जो 62 और 71 वाली घोषणा थी वो बाह्य आक्रमण या बाह्य आपातकाल के था और जो 75 वाली थी वो आंतरिक आपातकाल की घोषणा थी।